मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। शादी के 3-4 साल बाद उन्होंने अपनी छोटी सी जॉब को छोड़ दिया और खुद का बिजनेस शुरू किया। किसी भी बिजनेस को जमने में समय लगता है, पर मेरे पति को सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए था। हर वक्त उनके दिमाग में यही चलता रहता कि कैसे बिजनेस को जल्द से जल्द ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए। और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए उन्होंने एक आइडिया निकाला और मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि मैं उन्हें ऑर्डर्स दिलाने में मदद करूं। और उनके क्लाइंट्स के साथ मोबाइल पर नोटिफिकेशन टोन बजी। अनमनी सी बिस्तर पर पड़े पड़े मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो एक अनजान नंबर से हेलो का मैसेज आया था। डीपी देखकर पहचानने की कोशिश की। चेहरा देखा हुआ तो लग रहा था, पर कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा था। होगा कोई नहीं पहचानने की स्थिति में मैंने अपने कंधे उचकाए और मैसेज को बिना रिप्लाई के लिए डिलीट कर दिया। वह नोटिफिकेशन टोन बजी। उसी अनजान नंबर से मैसेज था। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने फिर से अपने दिमाग पर जोर डाला। कौन है ये आदमी? जब नहीं याद आया तो मैंने रिप्लाई किया, सॉरी मुझे सच में याद नहीं नहीं पहचान पा रही हूँ। कौन है आप? अरे 4 दिन पहले तो आप मेरी बांसुरी पर आंखें बंद किए मंत्रमुग्ध सी हो गई थी, और अब पहचान भी नहीं रही है। याद आया, 29 अप्रैल मनाली। ओ, तो आप वही बांसुरी वादक हैं। वाह, आप बेहतरीन बांसुरी बजा रहे थे और मैं सच में कहीं खो गई थी। सबूत भी आपको मिल गया ना? देखिए, इतना खो गई थी कि आपको पहचाना भी नहीं। मैंने रिप्लाई किया। उनकी बांसुरी सुनकर उस दिन सच में किसी और ही लोक में पहुंच गई थी मैं। अचानक याद आया और मैंने पूछा, पर आपको मेरा फोन नंबर कैसे मिला? कल्पना जी, जिसे दिल ढूंढना चाहता है उसे ढूंढ ही लेता है। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर भी बताइए, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मेरा नाम भी पता है। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। आपने पार्ट गैलरी से पेंटिंग परचेज करने के बाद रजिस्टर में अपना नाम और नंबर लिखा था ना? कल्पना जी, बस वहीं से मैंने ले लिया। ओह! पर क्यों? आपको मुझसे क्या काम है? मैं अब भी आश्चर्य में थी। क्यों? सिर्फ़ किसी से काम हो तभी बात करती हैं क्या आप? अजनबी ने पूछा। ऐसा नहीं है, पर मैं आपको जानती नहीं हूँ। हाँ, बस इतना जानती हूँ कि 4 दिन पहले आपकी बांसुरी सुनी और आप बेहतरीन कलाकार हैं। आपकी बांसुरी ने मन मोह लिया था मेरा, उसी तरह आपकी खूबसूरती ने मेरा मन मोह लिया है। आप मज़ाक कर रहे हैं, है ना? नहीं, सच बोल रहा हूँ, तभी तो आपके पीछे आर्ट गैलरी में भी चला गया। पर जब तक आपसे बात करता आप टैक्सी लेकर चली गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई इतनी खूबसूरत भी नहीं कि किसी का मन मोह लूं। आप बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं। मैं बातें नहीं बना रहा, आप मेरी नज़र से खुद को देखिए आईने में, फिर बताइए। ना चाहते हुए भी मेरी नज़र आईने की तरफ उठ गई, फिर घबराकर झट से हट भी गई। सॉरी, अभी काम है, मुझे जाना है, बाय, मैंने लिखा और झट से ऑफलाइन होकर फ़ोन बेड पर रख दिया। जाने क्यों दिल धड़क उठा था। आईने पर फिर से नजर गई। बेड से उठकर मैं आईने के करीब आ गई। चेहरा दाएं बाएं घुमाकर देखा। ठीक तो दिखती हूँ, पर अब उम्र की परछाई चेहरे पर दिखने लगी है। कैसे किसी का मन मोह सकती हूँ? मैं खुद से ही सवाल कर बैठी। उस बांसुरी वादक की बांसुरी की धुन जहन में गूंज उठी। इतना उम्दा कलाकार मुझे क्यों मैसेज करेगा? वो खुद देखने में स्मार्ट और सुंदर है। मैंने देखा था। एक अनजानी सी धड़क महसूस हो रही थी मुझे। आज तक किसी ने इतनी बेबाकी से मुझसे बात नहीं की थी। आईने में देखते हुए मैं पिछले दिनों में पहुंच गई। पिछले हफ्ते रजत की मनाली में एक बिजनेस मीटिंग थी। मैं भी जिद कर बैठी थी कि कुछ भी हो इस बार मुझे भी साथ जाना है। एक तरह से लड़ ही पड़ी थी रजत से। रजत मेरे पति हैं और अपने बिजनेस में खुद को इतना डुबा रखा है कि बाकी चीज़ों से उनको कोई मतलब ही नहीं। शादी के इन 20 सालों में मैं भी बस एक जिम्मेदारी निभाने वाली मशीन ही बनकर रह गई थी। रजत घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर बस अपने बिजनेस का ही होकर रह गया है। बाकी बचा समय भी दोस्तों, पार्टी और दारू के नाम कर रखा था। पर इस बार मैं भी अड़ गई थी साथ जाने के लिए। हमारी एनिवर्सरी भी थी इन दिनों, और मैं हर बार की तरह इस बार भी उसे बिजनेस ट्रिप के नाम भेंट नहीं चढ़ाना चाहती थी। मैंने रजत से कहा कि इसी बहाने हम कुछ वक्त तो साथ बिताएंगे। सालों हो गए थे मुझे कहीं घूमने गए हुए, अकेले कहीं कभी गई ही नहीं। और रजत को फुर्सत ही नहीं थी। एक तरह से रजत ने हम सबसे अलग अपनी अलग ही दुनिया बना ली थी। खुद को लेकर थोड़ा स्वार्थी भी हो गया था। उसका सारा काम सुचारू रूप से होना चाहिए बस, बाकी किसी से मतलब नहीं रहता उसे। मनाली आए 2 दिन हो गए थे। मैं होटल के कमरे में अकेली पड़ी, कभी टीवी देखती, कभी मोबाइल पर टाइम पास करती। यहाँ तक कि लड़ने का टाइम भी नहीं था। रात को इतना पी चुके होते कि कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर पड़ते। फिर मैं लाख चिल्लाऊं या बम फोड़ दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा दिन था मनाली में और आज हमारी एनिवर्सरी भी थी। फिर अगले दिन लौटना भी था।
आज मेरा सब्र जवाब दे गया था। बेसब्री से रजत के उठने का इंतजार कर रही थी। मैंने रूम सर्विस में कॉल करके अपने लिए एक चाय का ऑर्डर दिया और एक नज़र बेड पर सोए रजत पर डालकर खिड़की के पास आ गई। खिड़की खोली तो एक ठंडी हवा का झोंका तन मन दोनों को राहत पहुंचा गया। सूरज की लालिमा फैल चुकी थी। आंखें बंद कर मैंने एक गहरी सांस ली, मानो सारी ताजगी अपने अंदर भर लेना चाहती हूँ, और उतनी ही गहरी सांस छोड़ी भी जैसे अंदर भरी हुई बरसों की उदासी निकाल देना चाहती हूँ। वेटर चाय दे गया था। चाय पीते हुए मैंने एक बार फिर रजत की तरफ देखा। रजत महाराज अब भी गहरी नींद में सो रहे थे। सोएंगे भी क्यों नहीं, दिन भर ऑफिस की मीटिंग्स और रात को क्लाइंट्स के साथ पार्टी। रात 2 बजे तो वो कमरे में आए और आते ही नशे में उन्हीं कपड़ों में बिस्तर पर गिरे और सो गए। मैं मन ही मन सोच रही थी कि आज तो रजत को कहीं जाने नहीं दूंगी। काश आज रजत सारा दिन ना सही पर शाम का वक्त तो मेरे साथ बिताए। वो सोच ही रही थी कि रजत की नींद खुल गई। उफ, 9:30 हो गए, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? रजत आदत अनुसार मुझ पर चिल्ला उठा। रजत, आज हमारी एनिवर्सरी है, ऐसे चिल्लाकर ना अपना मूड खराब करो ना मेरा। आज का पूरा दिन हम साथ बिताएंगे, मनाली के सारे व्यू पॉइंट्स देखेंगे साथ साथ। मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी और रजत बिस्तर से निकला और बाथरूम में घुसकर धाड़ से दरवाजा बंद कर दिया। हमेशा की तरह मैंने अपना स्वाभिमान पीछे किया और आंखों में भराए आंसुओं को गले में उतार लिया। एक गहरी सांस ली और खुद को समझाया, आज गुस्सा नहीं करूंगी, मुझे रजत का साथ चाहिए। बाथरूम से निकलकर रजत जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। रजत प्लीज आज कहीं मत जाइए, मेरे साथ रहिए। मैं लगभग गिड़गिड़ा उठी थी। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये एनिवर्सरी वेनिवर्सरी फालतू के ढकोसले हैं। बहुत शौक है तो खुद ही मना लो। मना किया था ना मैंने, फिर भी जिद करके आई हो तो अब भुगतो। मीटिंग छोड़कर तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आऊंगा। रजत ने डांटते हुए मुझे इस तरह देखा मानो मेरी जिद करके आने की इस तरह सजा दे रहे हैं। मैं बुस्सी खड़ी थी और रजत जा चुके थे। मेरी आंख से आंसू बहकर गालों पर बहुत देर बिखरते रहे। ठीक है, मेरा शौक है ना, तो मैं मनाऊंगी अपनी एनिवर्सरी। मैं भी अब जिद पर आ गई थी। आंसू पोंछकर मैं भी तैयार हुई और पर्स लेकर लॉबी में आ गई। रिसेप्शन पर जाकर थोड़ी पूछताछ की, क्या क्या घूमने लायक है मनाली में, और फिर होटल वाले से कहकर ही दिन भर के लिए एक कैब बुक किया और अकेली ही निकल पड़ी। मनाली की सड़कों पर बिल्कुल नीचे तक बादल उतर आए थे, मानो हाथ बढ़ाकर मैं उसे छू सकती हूँ। उन बादलों के बीच से कैब का गुजरना मन को बहुत हर्षित कर रहा था। सुबह की सारी तकरार भुलाकर अब मुझे यही ख्याल आता रहा कि अच्छा किया कल्पना जो तू घूमने निकल आई। होटल के कमरे में बैठकर अपना खून जलाती और कुड़ती रहती। इतना सुंदर नजारा देखने से भी वंचित रह जाती। विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर घूमते हुए शाम होने को आई। कैब से होटल की तरफ लौट ही रही थी कि एक आर्ट गैलरी में लगी प्रदर्शनी पर मेरी नजर पड़ी। थोड़ा और समय कट जाए ये सोचकर मैंने कैब ड्राइवर को प्रदर्शनी में ले चलने को कहा। आर्ट गैलरी के बाहर बहुत बड़ा सा लॉन था। हरी घास किसी गलीचे से बिछी थी और चारों तरफ मौसमी रंग बिरंगे फूलों की बहार थी। मैं इन सबको देखती हुई आगे बढ़ ही रही थी कि बांसुरी की मधुर आवाज कानों में मिश्री सी घुल गई। लॉन के एक कोने में कोई बांसुरी बजा रहा था। मंत्र मुग्ध सी में भी उसी ओर खिंचती चली गई। बांसुरी हमेशा से मेरा प्रिय वाद्य यंत्र रही है। उस पर भी उसमें से निकलती हुई स्वरलेरी तेरे मेरे होंठों पर मीठे मीठे गीत मितवा की धुन बजा रही थी, जो कि मेरे पसंदीदा गानों की सूची में सबसे ऊपर है। मैं चलती हुई कब एक पत्थर पर बैठ गई, कुछ पता ही नहीं चला। वो बांसुरी वादक तल्लीन होकर बांसुरी को अपने होंठों से लगाए तेरे मेरे होंठों पर वाला धुन बजा रहा था। आसपास कुछ लोग उसी तल्लीनता से बैठे हुए उस धुन में खोए हुए थे। कुछ फॉरेनर्स भी थे जो कि मंत्रमुग्ध से उसे सुन रहे थे। एक के बाद एक कई धुन उसने बजाई। करीब 1 घंटे में भी बुत बनी उसे सुनती रही। जब उसने बजाना बंद किया तो सब लोगों ने उसे घेर लिया। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। मैं भी मिलकर उसे इतनी खूबसूरत शाम के लिए धन्यवाद देना चाहती थी, पर सबके बीच जाने और किसी अनजान से बात करने में एक झिझक महसूस हुई। बिना मिले ही मैं प्रदर्शनी में चली गई। एक पेंटिंग पसंद आई तो उसे लिया और कैब से वापस अपने होटल आ गई। कुल मिलाकर वो दिन बहुत अच्छा बीता और एक बात यह भी समझ आई कि जब हम किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते तो उसका रोना छोड़कर खुद को कैसे खुश रख सकते हैं, इस पर विचार करें। अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर रहकर दुखी रहना सही नहीं है। इतने साल रजत की आदतों को जानते हुए भी मैं हमेशा उससे उम्मीद करती और अपना दिल दुखाती थी। अभी इन्हीं विचारों में खोई थी कि फ़ोन पर फिर से मैसेज आया। कहाँ खो गई? मुझे पता है कि आप अब भी आईने के सामने होंगी और आईने ने आपको बता दिया होगा कि आप कितनी खूबसूरत हैं। जी नहीं, मैं आईने के सामने नहीं थी, काम कर रही थी।
मैंने सफ़ेद झूठ लिख दिया। अच्छा कोई बात नहीं, पर उस दिन जब आप बांसुरी की धुन में खोई हुई थी और आपके बाल आपके चेहरे पर बल खा रहे थे और आप बेख्याली में बार बार उन्हें हटा रही थी, तो आपको पता नहीं, पर मेरे होश खो रहे थे। बांसुरी वाले ने लिखा। आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। मुझे उसकी बातें पढ़कर हंसी आ रही थी और मन ही मन सोचा कितना आसानी से फ्लर्ट कर रहा है ये इंसान। अरे आप मेरी बात मानती क्यों नहीं? काली साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में आप कयामत लग रही थी। पूरे 3 दिन से सोया नहीं हूँ, आंख बंद करते ही आप दिखाई देती हैं। ओह माय गॉड! आप कितना झूठ बोलते हैं। अब तो मैं सच में हंस पड़ी। पहली बार इस तरह खुलकर कोई फ्लर्ट कर रहा था और मुझे भी गुस्सा आने की जगह मजा आ रहा था। शायद अपने अकेलेपन से मैं भी उकता गई थी। रजत अपने काम पर, दोनों बेटे भी कॉलेज और फिर अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। तीनों को मेरी याद बस खाने के वक्त आती थी। बेटों को पैसे चाहिए होते या पापा से कोई सिफारिश करवानी होती तो मम्मी दिखती थी। रजत को भी बस मुझसे इतना ही मतलब था कि मेरा ये सामान कहाँ है, वो सामान कहाँ है। बाकी कोई बात मैं कहना चाहूँ तो हर बार बाद में सुनता हूँ, अभी दिमाग मत चाटो कहकर बोलती बंद करवा देते। मैंने भारी हुआ आए मन को संभाला और विचारों को झटकने का प्रयास किया। भर आई आंखों को भी दुपट्टे से पोंछ लिया। आजकल एक तो ये भी मुसीबत हो गई थी मेरे साथ कि कुछ हुआ नहीं कि बस आंसू टपक पड़ते। शायद आंख में लगे नल में लीकेज की प्रॉब्लम आ गई है मेरे। इस ख्याल से मैं मुस्कुरा उठी। आप मुझसे दोस्ती करेंगी कल्पना? फिर से मैसेज आया। दोस्ती सिर्फ कहने से नहीं हो जाती अजनबी जी। अब तक मुझे आपका नाम भी नहीं मालूम है। मैंने लिखा। विकास, विकास नाम है मेरा। मैं एक इंजीनियर हूँ और अपना खुद का छोटा सा बिजनेस है। बांसुरी शौकिया बजाता हूँ, थोड़ा थोड़ा गा भी लेता हूँ। अब आप बताइए और क्या जानना चाहती हैं जिससे हमारी दोस्ती की शुरुआत हो सके। आपकी बांसुरी तो सुन चुकी हूँ, जादू बिखेर देते हैं आप। गाना भी अच्छा ही गाते होंगे। जहाँ तक दोस्ती की बात है तो मैं इतनी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं कर पाती। माफ़ करिएगा। कोई बात नहीं, जल्दी किसे है? मैंने भी 3 दिन हिम्मत जुटाई, तब आज मैसेज कर पाया हूँ। अच्छा क्या आप कल शाम फिर आएंगी उसी जगह? मेरा छोटा सा बांसुरी का प्रोग्राम है। अगला मैसेज भी विकास का आया। जी मैं मनाली में नहीं रहती, घूमने आई थी और अब लौट चुकी हूँ। वहाँ होती तो ज़रूर आ जाती, फिर से एक बार आपकी मधुर संगीत में खोने का मौका मिल जाता। ओह कल्पना तुम कहाँ से हो? विकास बहुत जल्दी तुम पर आ गया। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैंने छोटा सा जवाब दिया। मन में ये भी ख्याल चल रहा था कि किसी अजनबी से इतना बात करना सही भी है या नहीं। किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं, पर देखने में तो मुझे शरीफ और अच्छे घर का लगा था और उसे मैं एक कलाकार के रूप में देख रही थी, इसलिए बात कर रही थी। मैं आपसे बड़ी हूँ तो प्लीज़ आप मुझे आप करके संबोधित करें। मुझे उसका तुम बोलना खटका। मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है, दोस्ती में तुम चलता है और बड़े छोटे की कोई बात ही नहीं है। तुम भी मुझे तुम या तू करके बुला सकती हो। सॉरी मेरी आदत नहीं है। मैं सबसे आप करके ही बात करती हूँ और वैसे भी मैंने अभी आपसे दोस्ती नहीं की है। आपके बांसुरी बजाने से प्रभावित थी इसलिए बात कर ली। मुझे अब उससे बात करना असहज कर रहा था। मैं बाय बोलकर ऑफलाइन हो गई। बाप रे ये तो बहुत तेज़ है, मेरा नाम नंबर सब पता कर लिया। और कितना फ्लर्ट कर रहा था। मैं भी ना जाने क्यों उससे इतना बात कर गई। कहीं ना कहीं मुझे बात करना अच्छा भी लग रहा था। आज तक ऐसे कभी किसी अनजान व्यक्ति ने ना मुझे मैसेज किया था और ना कभी इस तरह की बात हुई थी। मैं तो पुरुषों से बात करने में घबराती भी हूँ, भले को एजुकेशन में पढ़ाई हुई है, पर घर में यही सिखाया गया था कि लड़कों से दोस्ती तो दूर बात भी करने की ज़रूरत नहीं है। उस ज़माने में लड़का लड़की बात भी करें तो बड़ी बात हो जाती थी। मैंने एक बार फिर से शीशे में देखा। क्या मैं सच में उसे इतनी सुंदर लगी? बालों की एक लट मैंने चेहरे पर गिराई और फिर ओले से हटाया। धत, मैं भी कितनी पागल हूँ, कहाँ उसकी बातों पर विश्वास करने लगी। अगर इतनी ही सुंदर होती तो क्या रजत मुझसे ऐसे दूर दूर रहता? इन 20 सालों में तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं सुंदर हूँ। मुझे याद है कि जब मैं शादी करके आई थी, रजत बार बार अपने एक दोस्त की वाइफ की तारीफ करते थे जिनकी शादी 2 साल पहले हुई थी। हमेशा कहते कि तुम देखना तनु भाभी कितनी सुंदर हैं, उनके जैसी सुंदर मैंने और किसी को नहीं देखा। रजत ने ये बात इतनी बार कही थी कि जब वो लोग मुझसे मिलने आए तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी। मेरे हर हाव भाव और बातों में आत्मविश्वास की कमी लग रही थी। उनके जाते ही रजत ने मुझसे नाराज़गी भी जताई। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी उनके सामने? क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में? कैसी बेवकूफ़ बीवी मिली है मुझे। मैं क्या कहती थी रजत से कि आपने ही बार बार तनु भाभी की तारीफ करके मुझे कॉन्शियस कर दिया था। ऐसा अक्सर ही होता था कि किसी ना किसी बात पर रजत मुझे नीचा दिखा देता था।
वो इस बात का भी ध्यान नहीं रखता कि 10 लोग बैठे हैं, उनके सामने तो ना बोले। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास खोने लगा। हर काम इस हिसाब से करती कि रजत नाराज ना हो। फिर भी मेरे ऊपर चिल्लाने के लिए उसे कुछ ना कुछ नजर आ ही जाता। सीधा कहता कि किसने कहा था तुम्हें दिमाग लगाने के लिए, जितना कहता हूँ उतना सुना करो बस। ये रजत का फेवरेट डायलॉग था। नतीजा ये हुआ कि मैं हर काम में डरने लगी। घर सारा मैं ही संभालती थी बिना रजत की मदद के। फिर भी आत्मविश्वास घटता ही जा रहा था। उफ, मैं फिर से कहाँ पुरानी बातों को लेकर बैठ गई। याद करने लगे तो किस्सा खत्म ही नहीं होगा। मन दुखी होकर बस आंसुओं का झरना बह निकलेगा। आजकल इस बात पर भी डांट खाती हूँ कि जब देखो तब नाटक करने लगती हो। अब कैसे समझाऊं कि ये नाटक नहीं है। मैं भी किसी के आगे रोना नहीं चाहती। ये आंसू मानते ही नहीं। रात को सोते समय मैं रजत से बात करना चाहती थी। आज के मैसेज के बारे में बताना चाहती थी। रजत सुनिए, सो गए क्या? क्या हुआ बोलो। रजत ने बहुत रूखे से कहा, आपको याद है मनाली में जिस दिन मैं अकेले घूमने गई थी और आकर बताया था कि आज बहुत बढ़िया बांसुरी सुनने को मिली थी? हाँ तो यही बकवास बोलना था तुम्हें। सोने दो यार, ये फालतू की बातों में मेरी नींद मत खराब करो। रजत बिना पूरी बात सुने पलटकर सो गया। रजत मेरी बात तो सुनते। मैं आपकी पत्नी होने के साथ दोस्त भी बनना चाहती हूँ। अपनी सारी बात आपसे कहना चाहती हूँ। आपकी हर बात जानना चाहती हूँ। मेरे मन की उथल पुथल किससे कहूँ। मैं मन ही मन सारी बातें रजत को बता रही थी और उनके खर्राटों की आवाज़ सुन रही थी। काफ़ी देर तक मुझे नींद नहीं आई। विकास की लिखी बातें मेरे जहन में घूम रही थी। उससे भी ज़्यादा बेचैनी इस बात को रजत से बताने की हो रही थी। पर वो तो हमेशा की तरह पीठ उल्टाकर सो चुके थे। सुबह आंख खुली ही थी कि टिंग की आवाज़ के साथ गुड मॉर्निंग का मैसेज आया, जिसे विकास ने भेजा था। मैंने भी गुड मॉर्निंग लिखकर भेज दिया। कैसी हो? अगला मैसेज भी तुरंत आ गया। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। जाने क्यों, बात करूं या ना करूं इसका निर्णय नहीं कर पा रही थी। दोपहर को फिर से मैसेज आया, क्या कर रही हो? रिप्लाई भी नहीं दिया। सुबह, मेरे पास घर के बहुत से काम हैं, बात करने के लिए टाइम नहीं है। मैंने रिप्लाई कर दिया। डर तो नहीं रही मुझसे? अरे मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। मैं क्यों डरूंगी भला? मेरे पास सच में टाइम नहीं है, मैंने लिख दिया। पर सच्चाई तो यही थी कि सुबह सबके जाने के बाद से मैं दिन भर अकेली ही पड़ी रहती थी। तो क्या सोचा मुझसे दोस्ती के बारे में तुमने कल्पना? पहले तो आप मेरा नाम लेना बंद करिए, और ये तुम भी नहीं चलेगा, समझे आप? बड़ी हूँ आपसे। मुझे उसका इस तरह मेरा नाम लेना ऑकवर्ड फील करा रहा था। तुम बार बार बड़ी हूँ क्यों बोल रही हो? कहा ना मैंने, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ कि तुम्हारे क्या क्या शौक हैं। विकास ने बात बदल दी तो मुझे कुछ राहत मिली। उसके बाद काफ़ी देर नॉर्मल बातें होती रही। उसने अपने बारे में, परिवार के बारे में और भी बहुत कुछ बताया। उसके घर में उसके माता पिता, वाइफ और 3 साल की बेटी है। मैंने भी थोड़ा बहुत बताया अपने बारे में और परिवार के बारे में। मन बार बार कह रहा था कि इतना बात करना ठीक नहीं है, पर दूसरी तरफ कोई बात करने को मिला था तो अच्छा भी लग रहा था। मैं ऐसे भी कम ही बोलती थी, पर पिछले कुछ सालों में मेरा बोलना लगभग बंद ही हो गया था। सुनने वाला कोई ना हो तो इंसान किससे बात करे। कभी कभार मायके या ससुराल में बात कर लेती थी, वो भी बहुत औपचारिक बातें ही होती थी। तो बाकी अपने घर में तो मरघट सा सन्नाटा बिखरा रहता था। टीवी और मोबाइल कितना देखे कोई। किताब पढ़ने का शौक था तो वो भी जिम्मेदारियों के बीच कब का छूट गया, कुछ पता ही नहीं चला। करीब घंटे 1.5 घंटे हमारी चैट हुई। आज की दोपहर मुझे बोरियत महसूस नहीं हुई। अच्छा लगा उससे बात करके। मैंने अपने डर को समझाया कि ज़्यादा डिटेल बातें नहीं बताऊंगी घर की। आजकल ऐसे ठगी की वारदातें समाचार पत्र में पढ़ती रहती हूँ, सावधान रहूंगी। अगर कुछ गड़बड़ लगा तो बात बंद कर दूंगी। ब्लॉक का ऑप्शन तो है ही। अब उसका सुबह दोपहर शाम कभी भी मैसेज आ जाता और मैं बातों में लग जाती। धीरे धीरे मेरा डर भी कम हो रहा था। अब मुझे भी इंतज़ार रहता था उसके मैसेज का। उसका बार बार ये कहना कि वो मुझसे प्यार करने लगा है, इसे मैं हंसकर टाल जाती थी। मुझे अपनी हकीकत का पता था। हाँ, पर उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। अपनी बातों से वो हमेशा मुझे स्पेशल फील कराता था। रजत ने कभी भी ऐसा फील नहीं करवाया था। शायद उसके लिए कभी मैं स्पेशल रही ही नहीं। करीब एक हफ्ता बीता होगा। विकास ने मुझसे पूछा, एक बात सच्ची सच्ची बताना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो। नहीं मानूंगी, बताओ क्या बात है। मैंने भी उत्सुकता से जानना चाहा। वैसे तो मैं तुम्हारी डीपी को हर रोज़ कई बार देखता हूँ, पर कल रात मैंने तुम्हारी डीपी को जूम किया और तुम्हारे होंठों पर किस किया। विकास का ये मैसेज पढ़ते ही मेरा दिल धक से हो गया। एक लहर सी उठी पूरे बदन में, मानो उसने सच में मेरे होंठों पर किस किया हो। मेरा कोई रिप्लाई ना देखकर उसने पूछा,
नाराज़ हो गई क्या? नहीं, मैं बस इतना ही लिख पाई और ऑफ़लाइन हो गई। समझ ही नहीं आया कि इस बात पर क्या और कैसे रिएक्ट करूँ। विकास से ये बात करना अच्छा लगने लगा था, पर ये सब ध्यान भी नहीं आया था। पूरी रात उसकी बातें मन में घूमती रही। बार-बार आँखों के सामने वो मेरी तस्वीर को चूमता हुआ दिख रहा था। मेरी घबराहट और धड़कन दोनों बढ़ गई थी। रजत आराम से मेरी तरफ पीठ किए सो रहे थे। मैं कभी इस करवट तो कभी उस करवट, कई बार तो हाथ अपने आप होंठों पर चले गए। सुबह विकास ने गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ एक ऑडियो भी भेजा था। मैंने देखा पर रिप्लाई नहीं किया और ऑडियो भी नहीं सुना। घर के काम निपटाने के बाद और सबके जाने के बाद मैंने ऑडियो मैसेज प्ले किया। विकास की आवाज़ थी, बहुत खास हो तुम, बस तुम्हारे लिए मैंने ये रिकॉर्ड किया है। इसके बाद बांसुरी की धुन थी, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। जैसे जैसे मैं सुनती जा रही थी, मेरे दिल की धड़कन मदहोश होती जा रही थी। कितनी बार मैंने उसे रिप्ले करके सुना, उसकी आवाज़ और वो बांसुरी की धुन मुझ पर अपना जादू चला रही थी। ऐसी बेचैनी और सीने में जलन मुझे कभी महसूस ही नहीं हुई थी। आंख से आंसू अपने आप बह रहे थे और पूरा शरीर एक तरह से थरथरा रहा था। एहसास था या मुझे नहीं पता, पर मैं डूबती जा रही थी। फ़ोन की घंटी से मेरी तंद्रा टूटी। विकास का ही फ़ोन था। मैं उठाऊँ या ना उठाऊँ सोचती रह गई और रिंग बंद हो गया। जाने क्यों राहत की सांस ली मैंने। विकास से बात करने की स्थिति नहीं थी मेरी। आंख बंद कर जैसे ही लेटी फिर से फ़ोन बज उठा। थरथराते हाथों से मैंने फ़ोन उठाया। हेलो, कैसी हो? तुमने ऑडियो सुना? कैसा लगा? यार तुमने पागल कर दिया है मुझे। पूरी रात सो नहीं सका। मैं बस तुम्हारी तस्वीर देखते देखते ही सुबह हो गई। फिर ये रिकॉर्ड किया तुम्हारे लिए। कल्पना, कुछ तो बोलो यार, तुम सुन रही हो? चुप क्यों हो? बोलो तो। नाराज़ हो मुझसे? मैं क्या बोलती, मेरी तो आवाज़ ही मानो हलक में अटक गई थी। दिल बेतहाशा धड़क रहा था। आंसू की झड़ी लगी थी। इतना प्यार कोई मुझसे करे ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। माँ बाप ने किया होगा पर उनके अलावा किसी ने भी नहीं। बहुत मुश्किल से मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, सुन रही हूँ। कल्पना, तुम रो रही हो? सॉरी यार, मैं तुम्हें खुश करना चाहता था, रुलाना नहीं। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, कुछ तो बोलो यार। अभी बात नहीं कर पाऊंगी, बोलकर मैंने फ़ोन काट दिया। दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। क्यों रो रही थी ये पता नहीं, बस रोए जा रही थी। बहुत देर रो लेने के बाद मन थोड़ा शांत हुआ। मैंने फिर से उसकी ऑडियो मैसेज को सुना। उसकी आवाज़ में सच में जादू था, सीधे मेरी रूह तक पहुंच रही थी। एक मन कर रहा था कल्पना स्वीकार कर ले उसकी दोस्ती, और दूसरा मन कह रहा था कल्पना ये सही नहीं है, आगे मत बढ़। इसी कश्मकश में मैंने 2 दिन गुजार दिए। उसके जितने भी मैसेज आए मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। जब जब मैसेज आता मन में एक हुक सी उठती। कितनी बार ही उस ऑडियो को मैंने सुना। बहुत खास हो तुम, तुम्हारे लिए ही रिकॉर्ड किया। उफ, ये एक वाक्य और उसकी आवाज़ मेरे अंदर इतना हलचल मचा चुकी थी कि मैं इसे मैसेज करने को मजबूर हो गई। हेलो, वो शायद फ़ोन लेकर ही बैठा था। झट से रिप्लाई किया, कैसी है तू? मुझे इंतज़ार था तेरे मैसेज का। अब वो तुमसे तू पर आ गया। इस पर मेरा ध्यान गया, पर मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना लिखा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सच में? हाँ, सच में बहुत अच्छी है। बिल्कुल दिल को छू गई। आज तक मेरी आवाज़ की किसी ने तारीफ़ नहीं की इस तरह। ये बताओ, सिर्फ मेरी आवाज़ पहुँची दिल तक, मैं नहीं पहुँचा? हाँ, आप भी पहुँचे। इतना लिखने में तो मुझे लगा कि मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। मेरे दिल की धड़कन धोखनी की तरह चल रही थी। आई लव यू यार, काश कि मैं तुम्हारे सामने होता अभी। ये किस वाले इमोजी देखकर तो मेरी शर्म और बढ़ गई। गाल अंगारों से दहक रहे थे और होठों की मुस्कान थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता है, मैंने अभी अभी फिर से तुम्हारी फोटो को जूम करके चूमा। थैंक यू सो मच यार, मुझे इतनी खुशी देने के लिए। उसका मैसेज पर मैसेज आ रहा था और मुझे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। बस सांसों और धड़कनों को संभालने में लगी थी। रिप्लाई ना आता देख विकास ने कॉल कर दिया। मेरे कॉल उठाते ही आवाज़ आई, थैंक यू सो मच जान, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम भी कुछ तो बोलो। क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी जो मैं फ़ील कर रही हूँ ऐसा आज तक कभी फ़ील नहीं किया। तू आगे भी देख मेरे साथ कितनी खुश रहेगी। और सुन, ये आप मत बोला कर, तू बुलाया कर, समझी? ये नहीं होगा मुझसे, तुम की कोशिश फिर भी कर सकती हूँ। मेरी धड़कन अब भी शांत नहीं हुई थी। काफ़ी देर हम बात करते रहे। फ़ोन रखने के बाद मुझे लगा मैं आसमान में उड़ रही हूँ। होठों की मुस्कान कान तक फैल रही थी, गाल शोलों से दहक रहे थे। इस उम्र तक पहुंच गई हूँ पर आज तक मुझे ऐसे एहसास नहीं हुए थे। हर सुबह उसका गुड मॉर्निंग मैसेज आते ही मेरी पाँछें खिल जाती। दिन भर में कितनी बार फ़ोन चेक करने लगी थी कि उसका कोई मैसेज आया कि नहीं।
यहाँ तक कि अब मैं उसकी डीपी ज़ूम करके उसका चेहरा निहारने लगी थी। बड़ा सुकून सा मिलता था मुझे। अगले 3-4 दिन में हमने खूब बातें की। मैं भी अब खुलने लगी थी। अपने मन की बात, रजत की बेरुखी सब उसे बताने लगी थी। कोई तो सुनने वाला मिला था और विकास हमारी जान-पहचान वाला या रिश्तेदार नहीं था, जिसके कारण मुझे लगता था कि मैं उससे कोई भी बात करूँगी तो वो किसी को बताएगा नहीं। घर की बात और अपने परिवार की इज़्ज़त बनाए रखने के लिए मैंने कितनी ही बातें अपने मन में दफ़न कर ली थी। इतना अंदर दबा दिया था कि अब याद भी नहीं आती थी वो सारी बातें। शायद ये मानव स्वभाव है कि अजनबी से हम ज़्यादा खुलकर बात कर पाते हैं। वहाँ ये डर नहीं होता कि ये हमारा मजाक उड़ाएगा या पीठ पीछे बातें करेगा। और किया भी तो कौन सा मेरे किसी नज़दीकी को जानता है। अब उसे यकीन हो गया था कि मैं भी उसे चाहने लगी हूँ। एक दिन उसने कहा कि उसकी वाइफ के साथ शारीरिक संबंध बनाए उसे 4 साल हो गए हैं। वो जब से प्रेग्नेंट हुई उसके बाद से ही नहीं किया। ऐसा क्यों? मुझे इजैकुलेटिव रेटाटा की प्रॉब्लम है। ये क्या होता है? मुझे समझ नहीं आया और मैंने सहज ही पूछ लिया। मेरा जल्दी नहीं होता, मुझे घंटे भर का टाइम लगता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, मना कर देती है। ओह! मैंने इतना ही कहा और कहती भी क्या इस टॉपिक पर? मैं बोलूँ भी क्या? जानती है, तुझे याद करके मैंने कल खुद से किया तो 10 मिनट में ही हो गया। तुमने जादू कर दिया है मुझ पर। हे भगवान! ये क्या बोल गया विकास? ऐसी बातें ठीक नहीं। क्यों? क्यों ठीक नहीं है? अरे ये भी प्रकृति की दी हुई चीज़ है, हमारे शरीर की ज़रूरत है। जैसे भूख लगने पर खाना खाते हैं, वैसे ही ये भी हमारे शरीर को तनाव मुक्त और सुचारू रूप से काम करने के लिए ज़रूरी है। विकास ने समझाने की कोशिश की। हाँ, जानती हूँ, पर ये हमारे बीच ठीक नहीं है। मैं एक शादीशुदा हूँ और तुमसे बड़ी भी। हम बाकी बातें करते हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर ये बातें नहीं। मैं अब असहज होने लगी। ये बड़े-छोटे का क्या लगा रखा है? बस मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे। बोल, करती है ना? हाँ। तो फिर डरती क्यों है? देख, मैं तेरे होठों को चूम रहा हूँ। मैंने तुझे बाहों में भर लिया है। मेरे हाथ तेरे कमर से होते हुए पेट पर जा रहे हैं। विकास का मैसेज पर मैसेज आते जा रहा था। मैं पढ़ रही थी और मेरा खून नसों में बेतहाशा दौड़ रहा था। सिर पर जकड़न सी महसूस हो रही थी, मानो सारी नसें तन गई हैं। दिल की धड़कन भी रेलगाड़ी सी धड़क-धड़क दौड़ रही थी। पूरा जिस्म दहक रहा था। मेरे हाथ कीबोर्ड पर अपने आप चले गए और मैंने टाइप किया, मत लिखो ये सब विकास, प्लीज़ विकास। विकास ने लिखना बंद नहीं किया। ऐसी-ऐसी बातें लिखता गया कि मैं पिघलती गई। तू भी बताना, तुझे क्या अच्छा लगता है संबंध बनाते समय? होठों को चूमना। और वो और लिखता गया, मैं बताती गई। मेरा दिमाग मेरे बस में था ही नहीं। उसने अपनी बातों से पूरी आग लगा दी थी। काफ़ी सालों बाद ऐसा उन्माद, ऐसा सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिला था मुझे। आज से पहले ऐसा मज़ा नहीं आया। चल बाय, फिर बात करते हैं। अब मस्त नींद आ रही है, बाय। मुझे भी अब नींद आ रही थी, सुकून की नींद। सोकर उठी तब होश आया कि ये मैंने क्या किया। मन कचोटने लगा बुरी तरह से। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत हुआ। अपनी ही नज़रों में मैं खुद को गिरा हुआ महसूस कर रही थी। कुछ समझ नहीं आया तो मैंने विकास को मैसेज किया। आज जो हुआ वो बहुत गलत था, ये नहीं करना चाहिए था हमें। मैं अब नहीं बात करूँगी तुमसे। इससे बचने का यही एक तरीका है, कुछ गलत नहीं किया हमने। तुम ज़्यादा मत सोचो और ये फालतू की बात मत करो। विकास का तुरंत रिप्लाई भी आ गया, नहीं ये गलत हुआ है और गलत है। मैंने लिखा और विकास की रिप्लाई का इंतज़ार किए बिना उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक तो कर दिया था मैंने, पर विकास से बात करने के लिए मन हर वक्त तरस रहा था। इन 15-20 दिनों में ही वो मेरे दिल पर कब्जा कर बैठा था। उसकी प्यारी बातें मुझे हर पल याद आती और आंखों से झरना बह निकलता। जब तक सब घर में रहते बहुत मुश्किल से कंट्रोल किए रहती, फिर मौका मिलते ही खूब रोती। कल जो भी हुआ था उससे भी मन परेशान था, गिलानी से मरा जा रहा था। बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि मम्मी पापा को पता चला तो उनको कितना दुख होगा। उनके दिए संस्कार को मैंने दागदार कर दिया। रजत को पता चलेगा तो वो क्या कहेगा? इसकी चिंता नहीं थी मुझे, उसे तो मैं खुद सारी बात बताने के लिए व्याकुल थी। चाहती थी कि उसे सब बताऊं और वो गले लगाकर कहे कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर यह तो मेरी कोरी कल्पना ही थी। रजत के पास मेरे लिए फुर्सत ही कहाँ थी और ना ही उसके दिल में तमन्ना थी मुझसे बात करने की। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसके सारे काम समय पर हो जाएं। ये दो तरह की फीलिंग्स मुझसे संभाले नहीं संभल रही थी। दिन तो फिर भी इधर-उधर करके बीत जाता, पर कहते हैं ना कि कोई भी दर्द रात को ज़्यादा उभर जाता है। ठीक वैसे ही मेरा दर्द भी उभर आता। रजत तो देर से आते, खा पी कर सो जाते। मैं रात भर झटपटाती रहती। काश कि रजत मेरी बात सुनते। मुझे इस वक्त बहुत ज़रूरत थी किसी के सहारे की, जो मुझे समझाए, मुझे सँभाल ले। पर रजत और मेरे बीच बस अब काम की ही थोड़ी बहुत बात होती थी। बाकी उसे मुझसे कोई मतलब नहीं था। हर रात में भगवान को ही कटघरे में खड़ा कर देती। सब कहते हैं आपकी मर्ज़ी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता।
तो अब इस उम्र में मुझ में इन एहसासों को क्यों जगाया? क्यों विकास को मेरी ज़िंदगी में भेजा? जब मुझे इजाज़त ही नहीं प्यार करने की तो क्यों? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया भगवान जी? आपसे कुछ भी छुपा नहीं हुआ है। मेरे जीवन का आज तक जो भी हुआ मैं सब स्वीकार करती गई। जो भी पीड़ा थी बिना किसी को कहे सब सहती रही। कभी भी आपको दोष नहीं दिया। अपनी किस्मत मान 2 आँसू बहाए और खुद ही पहुँचकर उठ खड़ी हुई। फिर क्यों आपने मेरे साथ अब ऐसा किया? आपको नहीं पता कि उम्र के साथ भावनाओं से कमज़ोर पड़ती जा रही हूँ। फिर से मज़ाक क्यों किया मेरे साथ? इतनी अभागी क्यों बना दिया मुझे कि एक बूंद प्यार भी नसीब में नहीं लिखा? क्यों 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 किया आपने मेरे साथ ऐसा? मेरे आंसू रुकते ही नहीं थे। लेटे लेटे अपनी सिसकियों को दबाए हर रात में बहुत रोती। आंसू आंख के कोरों से बहकर तकिया भिगोते रहते। मैं 5-6 दिन ऐसे ही तड़पती रही। विकास से बात करने के लिए मन परेशान था। आखिर मैंने उसे अनब्लॉक कर दिया। उसे मैसेज किया कि उससे बात किए बिना रहा नहीं जा रहा, बहुत याद आ रही है। कुछ देर बाद ही उसका रिप्लाई आ गया, क्यों खुद को और मुझे परेशान कर रही है? देख, कुछ गलत नहीं हुआ हमारे बीच। तू जितना सोचेगी उतना परेशान होगी। जब तक जिंदगी है मजे ले। विकास से मेरी बात फिर शुरू हो गई थी। दिल को राहत मिली पर दिमाग बार बार चेतावनी दे रहा था कि कल्पना तू गलत कर रही है। समाज और परिवार के लिए ऐसे रिश्ते सही नहीं है, संभल जा। दिल और दिमाग की जंग जारी थी। नतीजा ये हुआ कि जब विकास से बात होती तो मैं खुश होती और उसके तुरंत बाद अपराध बोध से ग्रसित हो जाती। मेरे स्कूल के दोस्तों का एक ग्रुप था व्हाट्सएप पर, जिसमें मैं पहले बहुत एक्टिव रहती थी, हंसी मजाक और बातें करती थी। अब वहाँ भी बहुत कम शामिल होने लगी। उनमें भी किसी से ऐसी दोस्ती नहीं थी कि हाल दिल सुना सकूं, किसी से सलाह ले सकूं। बस अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड पूर्वी का नंबर मिला था, जिससे ज़्यादा बातें होती थी, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि उससे कैसे ये सब कहूँ। उसे मेरे अतीत का कुछ भी पता नहीं था। बस जैसा सबको मैं दिखाती आ रही हूँ कि मैं, मेरे बच्चे और मेरे पति हम सब बहुत खुश हैं। हमारा एक आदर्श परिवार है, उतना ही उसे भी पता था। एक और स्कूल फ्रेंड है ललित, उससे कभी-कभी बातें हो जाती थी। ललित एक बहुत ही अच्छा और हँसमुख इंसान है। भले स्कूल में हमारी ना बात हुई, ना दोस्ती थी, पर अब पिछले 3-4 साल से अच्छी दोस्ती हो गई है। फ़ोन पर अक्सर बातें हो जाती हैं। उससे मैं थोड़ा खुली हुई हूँ, तो घर की असली स्थिति का उसे पता था। सिर्फ वही एक था जिससे बात करके मैं तनाव मुक्त महसूस करती थी। पर इन दिनों उससे भी बात नहीं कर पा रही थी। फ़ोन आता भी तो बहुत औपचारिक बात करके रख देती। एक दिन उसने मेरी आवाज़ पकड़ ली। क्या हुआ बे? आजकल तेरी आवाज़ ऐसी परेशान और उदास वाली क्यों लग रही है? घर में फिर कुछ हुआ क्या? उसकी चिंता से भरी आवाज़ अपने लिए सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। गला भर्रा गया और आंख बरसने लगी। अब वो और परेशान हो गया। बोलेगी, कुछ हुआ क्या है? मुझे प्यार हो गया है, मैंने इतना कहा किसी तरह, और फिर रोने लगी। ललित स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, पहले चुप हो जाओ और फिर पूरी बात बताओ कि क्या हुआ है। कुछ देर लगी मुझे शांत होने में। फिर मैंने सुबह हुए मनाली से लेकर विकास के मैसेज तक की सारी बात बता दी। सिवाय उस दिन की बात के वो बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। ललित ने सारी बात शांति से सुनी। मुझे कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि देखो, किसी से बात करना बुरा नहीं है, लेकिन आज के समय में किसी पर आसानी से भरोसा करना भी सही नहीं है। तुम्हें अगर बात करके खुशी मिलती है तो ज़रूर बात करो, पर एक सीमा में। आजकल ऐसे ऑनलाइन वाले प्यार बहुत होते हैं और लोग धोखा खाते हैं। मैं ललित की बात सुन रही थी, उसे बता नहीं पाई कि मैं सीमा लांघ चुकी हूँ। क्या करूँ ललित? मैं उससे बात नहीं करती हूँ तो भी परेशान रहती हूँ, और करती हूँ तो भी परेशान रहती हूँ। मैं फिर से रो रही थी। देखो, पहले तो रोना बंद करो। तुम्हारा दिल करता है तो बात करो उससे, पर उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। और जहाँ तक बात है कि उससे बात करने के बाद भी परेशान होती हो, तो उसका कारण बस यही है कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों और औरतों को घुट्टी में पिलाया जाता है कि किसी लड़के से या पराये मर्द से बात मत करो, बुरी बात है, घर की इज्जत चली जाएगी। यही काम पुरुष करें तो उसे कोई गिल्ट नहीं होता। तो तुम भी गिल्ट से निकलो, ऐसा कुछ बुरा नहीं किया है तुमने। हाँ, ऐसे रिश्तों की भनक घर में पड़ जाए तो परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए यही कहूँगा कि एकदम से बात करना बंद मत कर, धीरे धीरे कंट्रोल कर खुद पर। इसको इतना भी बताकर बहुत हल्का महसूस हो रहा था मुझे। उसका समझना भी अच्छा लग रहा था, पर फिर भी मेरे मन का द्वंद्व समाप्त नहीं हो पा रहा था। मैं ललित को नहीं बता पाई कि मैं सीमा लांघ चुकी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। अब हर रोज ललित का फोन आने लगा। वो मुझसे बहुत बातें करता, मेरा मन लगा रहे और मैं हंस पड़ूं, इसके लिए वो कितने ही किस्से अपने कॉलेज लाइफ के सुनाता रहता। अपने आस पड़ोस के किस्से, अपने दोस्तों के किस्से। मैं हंस भी पड़ती, पर अगले ही पल आंसू छलक पड़ते। ललित नियमित फोन करने लगा। इधर पूर्वी से भी एक दिन बातों बातों में मैंने उसे भी बता दिया कि मेरी दोस्ती किसी से हुई है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने पहले मजाक समझा और बहुत हंसी,
वाह वाह मैडम जी, अभी भी आपको आशिक मिल रहे हैं। पूर्वी जब हंस ली तो फिर गंभीरता से पूछा, सच बोल रही हो? अरे इतने अच्छे जीजू हैं, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो क्यों तुम ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ रही हो? तुमको नहीं पता कि ये लोग प्यार का झूठा दिखावा करते हैं? असल में बस एक ही चीज चाहते हैं। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ जानती हूँ, मैंने जवाब दिया। फिर सोचो तो, इतना सब अच्छा है, फिर क्यों सब खराब करना चाहती हो? किसी को भी पता चलेगा तो तुम्हारी बदनामी होगी। जीजू को पता चला तो? कल्पना मत बात करो उससे, ठीक नहीं है। अपना इतना अच्छा संसार मत बिगाड़ो। पूर्वी का बार बार इतना अच्छा घर संसार बोलना मुझे बेचैन कर रहा था। मैं झटपटा उठी उसे अपने प्यारे घर संसार की असली तस्वीर दिखाने के लिए। पूर्वी तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे घर के बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में। अतीत में कितना कुछ हो गया है मेरे साथ जो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। मैंने इशारे में ही उसे अपनी स्थिति बताने की कोशिश की। अरे सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं, खुद ही देख लो। मेरी शादी के 1 महीने बाद ही तलाक हो गया था। बताया था ना मैंने तुम्हें, लड़के के बारे में झूठ बोलकर उसकी सौतेली माँ ने शादी करा दी। वो लड़का मेंटली इल था। 1 महीने में ससुराल में रही तो दिन भर मुझे वो लोग काम में लगाए रहते। 1 महीने बाद मैं मायके आई तो फिर वापस ही नहीं गई। मुझे तो अब कोई तकलीफ ही नहीं होती ये सब याद करके। पूर्वी अपना अतीत याद कर रही थी और मुझे समझाने की कोशिश। मैं तो कहूँगी कि तुम बहुत जल्दी मुक्त हो गई हो और जो होता है अच्छा होता है। शादी करनी ही नहीं चाहिए। मेरी इस 20 साल की शादी में क्या मिल गया मुझे? तुम्हें उस लड़के से कोई लगाव या प्रेम नहीं हुआ होगा, इसलिए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है उन यादों से। मैं अपना अतीत याद कर व्यथित हो चुकी थी, आंख भर आई और गला रुंध गया। अरे फिर तुम वही बात करने लगी, कितना अच्छा तो है सब कुछ। रजत जीजू भी तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। नहीं रखते वो मेरा ख्याल, मेरी हंसी बस एक दिखावा है। रजत मुझसे कभी ठीक से बात नहीं करते। ज़रा भी उनके मन के खिलाफ हो जाए बुरी तरह मुझे गालियाँ देते हैं। बच्चे भी बचपन से देख देख कर अब मेरे साथ वैसा ही बिहेव करते हैं। जब तक ठीक है, ज़रा भी मन का नहीं हुआ तो मुझ पर चिल्ला उठते हैं। सबकी अपनी दुनिया है, बस मैं ही अकेली रह गई हूँ। अब मुझ में ताकत नहीं है पूर्वी, मैं घुट रही हूँ इस घर में। सबके लिए सब करके भी कुछ हासिल नहीं हुआ मुझे। ज़रा से सम्मान और अपनों के प्यार के लिए तरस गई हूँ। मैं रोए जा रही थी और बोलती जा रही थी। और जानती हो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। 7 तालों में बंद कर रखा है उन कड़वी यादों को, पर उम्र के इस दौर में सब उभर उभर कर बाहर आ रहा है। मैं अब सच में बुरी तरह टूट चुकी हूँ पूर्वी। मेरा रोना लगातार जारी था। पूर्वी हैरान थी कि इतनी हंसमुख में इस तरह हिलक हिलक कर रो रही थी। उसे और कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे यही बोली, लाओ जीजू का फ़ोन नंबर दो, मैं बात करती हूँ। क्यों मेरी इतनी प्यारे दोस्त को परेशान कर रहे हैं? बोलूँगी कि तुम्हें खूब प्यार करें, पर मेरी सखी ये जो तुम अब प्यार में पड़ रही हो वो ठीक नहीं है। समाज में बहुत बदनामी हो जाएगी। उसकी ये रटी रटाई सी बात पर अब मैं बिफर पड़ी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बोलोगी और वो तुम्हारी बात मानकर मुझे प्यार करने लगेंगे? जो इंसान 20 सालों में प्यार नहीं कर पाया अपनी पत्नी को, बस अपनी जागीर समझता रहा, वो तुम्हारे कहते ही मुझसे प्यार करने लगेगा? वाह! और किस समाज की बात कर रही हो तुम? सारे नियम कानून हम औरतों के लिए ही क्यों हैं? पुरुष तो एक मौका नहीं छोड़ते, अपनी चाहत घर बाहर हर जगह पूरी कर लेते हैं। मुझे अब अगर प्यार मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूं? मैं लगभग अपने दुख और दर्द से चिल्ला रही थी। पूर्वी भी समझ रही थी मेरा दुख, पर वो भी क्या करती, औरत है ना, उसे भी तो बचपन से औरतों के दायरे समझाए होंगे। वो भी उन परंपरावादी सोच की शिकार है कि औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मन अब खुलकर विद्रोह कर रहा था। जो सवाल मैं भगवान से पूछ रही थी वही अब पूर्वी से पूछ रही थी। बोलो पूर्वी, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं, किसी का प्यार पाने का अधिकार नहीं है? सब तो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हैं, फिर मैं ही क्यों सिर्फ सबके हिसाब से जीती रहूं? और इतने साल तो जिया है ना सबके हिसाब से, फिर ये जो खुशी मुझे आज मिली है उसे भी क्यों त्याग दूं सिर्फ इसलिए कि मैं औरत हूं और शादीशुदा हूं? पूर्वी तुम नहीं समझ पा रही हो अभी मैं किस मानसिक त्रासदी से गुजर रही हूँ। मेरी हालत ऐसी है जिसे बहुत प्यास लगी है और उसे पानी की जगह कहा जाए कि कोल्ड ड्रिंक पी लो, सिर्फ इसलिए कि समाज में औरतों को पानी पीना मना है। इन्हें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही पीनी चाहिए। मैं पूर्वी से एक तरह से लड़ ही पड़ी। उसे मैं अपनी पूर्ण स्थिति बता भी नहीं पा रही थी और बताना भी नहीं चाहती थी। रजत की इज्जत पूर्वी की नज़रों में पूरी ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैं उसे सब बता भी नहीं सकती थी। जिस बात को अब तक सबसे छुपा कर रखा वो अब कैसे बोल दूं? सिर्फ इज्जत के लिए ही तो चुप रही हमेशा। पर इस वक्त मैं एक विद्रोही जैसा व्यवहार कर रही थी। जिस प्यार का एहसास मुझे कभी नहीं मिला वो अब मिल रहा था। ये मेरे लिए ऐसा एहसास था जैसे तपते मरुस्थल में ठंडी पानी की बौछार हो। अपनेपन का जो अकाल पड़ा था उस पर विकास ने अपने प्यार से खुशियों की पौध उगाकर हरियाली ला दी थी।
मेरा मन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि विकास मुझसे झूठ बोलेगा। वो सच में मुझसे प्यार करता है, पूर्वी से मैं बहस कर रही थी, पर मन के एक कोने में मेरे भी यही बात थी कि समाज और परिवार के हिसाब से ये सही नहीं है। क्योंकि मेरा जन्म भी एक परंपरावादी परिवार में हुआ था और भारतीय संस्कृति के हिसाब से ही हमारी परवरिश की गई थी। यही पारिवारिक मूल्य सिखाया गया था कि घर को जोड़ कर रखना है, पति ही सर्वोसर्वा है। चाहे जो भी हो, ससुराल का मान रखना है, माता पिता की इज्जत रखनी है। विकास से मेरी बात रोज हो रही थी। उसका मैसेज आते ही मैं खुश हो जाती थी। नहीं भी आता तो उसकी तस्वीर देखकर खुश हो जाती। उसका जादू मेरे सर चढ़कर बोल रहा था। घर में काम करते हुए भी मैं उसे हर वक्त अपने आसपास महसूस करती। खाना बनाते समय भी मुझे लगता कि वो पीछे से मुझे पकड़े हुए मेरे कंधे पर झुका हुआ है, चूम रहा है। चाय पीते वक्त भी लगता मेरे साथ ही बैठा है। मन ही मन उससे खूब बातें करती, खुद ही सवाल करती और खुद ही उसकी तरफ से जवाब भी देती। ड्राइव करते समय भी वो मेरे साथ होता, बाजार हो या वॉक पर जाऊं, हर वक्त वो मेरे दिलो दिमाग में रहता और मेरी उसके साथ बातचीत चलती रहती। मैं बहुत खुश रहने लगी थी। रजत का चिल्लाना अब मुझे सुनाई ही नहीं देता, उसकी बेरुखी भी अब महसूस नहीं होती। चुपचाप उसका काम करके मैं भी अपने ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाती। पर इस खुशी से भी मुझे अब डर लग रहा था। मेरा एक बुरा अतीत था और मुझे डर था कि विकास ये सुनकर कहीं मुझसे रिश्ता ना तोड़ दे। मैं अब उसे बिल्कुल खोना नहीं चाहती थी। विकास को धोखे में भी नहीं रखना चाहती थी। मुझे इस जन्म में प्यार मिलेगा ही नहीं, ऐसा मानकर जी रही थी और किसी से उम्मीद भी नहीं थी। पर विकास का इस तरह से मेरी जिंदगी में आना भावनाओं का एक तूफान लेकर आना था और इस तूफान में मैं उड़ी जा रही थी। अपना अतीत छुपाकर मैं इस रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहती थी। विकास के प्रति मेरे मन में उपजा प्यार मुझे बार बार कह रहा था कि तुम्हें विकास को सब बता देना चाहिए। अब बताना उसके साथ धोखा होगा। मुझे ऐसे भी झूठ बोलना पसंद नहीं है कभी। ऊपर से ये मेरे प्यार का सवाल है, उससे कैसे छुपा सकती हूँ कुछ भी, जिसने मुझे जिंदगी के सबसे खूबसूरत एहसास से रूबरू करवाया। कई दिन हिम्मत करने के बाद एक दिन मैंने विकास को लिख कर भेज दिया। मुझे तुमसे कुछ बताना है, शायद वो जानने के बाद तुम मुझसे प्यार न कर पाओ, पर बताए बिना मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। भले ही फिर मैं तुम्हें खो दूं, इसलिए पहले ही तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि तुमने मुझे दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग्स दी हैं। अरे प्यार और इन एहसासों को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कुछ देर बाद ही विकास का फोन आ गया। ऐसी है जान, ऐसा क्यों बोल रही है कि तुझे छोड़ दूंगा? जो भी हो तेरा अतीत, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। पहले सुन तो लो, मेरे मन पर जो बोझ है वो बोल लेने के बाद उतर जाएगा। उसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे। जाना भी चाहोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। बस तुम्हारी याद हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। अच्छा बोल ले, अपना मन हल्का कर ले। मैंने अपने गले से थूक निकला और हिम्मत करके अपनी बात शुरू की। आज तक ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई है, पर तुमसे छुपाना नहीं चाहती। मेरी शादी के शुरुआती दिन रजत के साथ बहुत अच्छे बीत रहे थे। वो कहते थे कि मेरे बदन से एक जंगली पौधे की खुशबू आती है, जो कि उन्होंने अपने गांव की पगडंडियों पर चलते हुए महसूस की है। वो मुझे रात में खुद से चिपकाए रहते। उन्हें पाँव के बीच तकिया दबाकर सोने की आदत थी। शादी के बाद उनका वो तकिया मैं बन गई थी। पूरे रात में वो जिस भी करवट सोते मुझे खींचकर अपनी तरफ कर लेते और पकड़कर सोते थे। पूरी रात में 5-6 बार मेरी नींद टूटी और मैं कभी इस तरफ कभी उस तरफ उठकर जाती। एक तरह से मेरी रात की नींद खराब होती, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लगता था। कोरे मन के साथ उनसे ब्याह करके इस घर में आई थी। रजत मेरे लिए सब कुछ बन गए थे। प्यार का एहसास क्या होता है मुझे पता नहीं था, पर रजत से दूर रहना ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। हाँ, पर धीरे-धीरे चीज़ें बदलने लगी। 3-4 साल बाद उन्होंने अपनी छोटी-सी जॉब को छोड़ दिया और खुद का बिज़नेस शुरू किया। किसी भी बिज़नेस को जमने में समय लगता है, पर रजत को सब जल्दी चाहिए था। हर वक़्त उनके दिमाग में यही चलता रहता कि कैसे बिज़नेस को जल्द से जल्द ऊँचाइयों पर पहुँचाएँ। उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि मैं उन्हें ऑर्डर्स दिलाने में मदद करूँ, उनके क्लाइंट्स के साथ हम बिस्तर होकर। सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती थी। वो हर रात बस इन्हीं बातों को रटते रहते। हमारे बीच झगड़े होते, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो घूम फिर कर उन्हीं बातों पर आ जाते। मैं ये बात अपने घर में और रजत के घरवालों से भी नहीं बता पा रही थी। उनके घर के वो ही करता धरता थे और मेरे घर में बताकर मैं अपने मम्मी-पापा को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। जानती थी कि उनको बताने के बाद अगर उन्होंने रजत से बात की तो मुंहफट रजत उनकी भी बेइज्जती कर देगा। कहीं मुझे मायके का ही रास्ता ना दिखा दे। मुझसे छोटे भाई बहन की जिंदगी अभी शुरू होनी थी। इस तरह मेरा मायका आना उनके भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देता। रजत बहुत जिद्दी भी है। अपनी कही बात जब तक पूरी ना हो बोलता ही रहता है। मैं एक सांस में इतना बोलकर थोड़ी देर चुप हो गई। पुरानी सारी बातें नजरों के आगे आ गई। आंसू बहने लगे और गला भी भर्रा आ गया। फिर तुमने रजत की बात मानी?
विकास उत्सुकता जानने के लिए कई महीने उसकी जिद पर लड़ती रही, रोती रही। घर का माहौल हर वक्त तनावपूर्ण हो रहने लगा। बड़े बेटे का जन्म हो चुका था, जो कि 4 साल का था। रजत अब उस नन्हे पर भी अपनी चिढ़ निकालने लगा। मैंने ही हार मान ली, मुझे और कोई रास्ता भी नजर नहीं आया। रजत बेधड़क मुझे अपने क्लाइंट्स के पास पहुंचाने लगे और उन्हें ऑर्डर्स मिलने लगे। उनका बिजनेस बढ़ने लगा। करीब 6 महीने ऐसा ही चला। उनका बिजनेस अब अच्छा चल निकला था और मैं रोज मर रही थी। मेरे आंसू अब गालों पर बह रहे थे। फिर ये सब बंद कैसे हुआ? विकास और जानना चाहता था। शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया। अब विकास का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो वो उसमें व्यस्त हो गए। मेरे एक दो बार मना करने से ही अब मुझे ज़बरदस्ती नहीं करते। शायद उनका अहम भी अब सेटिस्फाइड हो गया था कि उनकी बीवी उनकी बात कैसे नहीं मानेगी। विकास यही है मेरा अतीत और मैं इसे तुमसे नहीं छुपाना चाहती थी। सिर्फ अपने पति के साथ ही नहीं, 15-16 अन्य के साथ भी हम बिस्तर हुई हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। मैं अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। जोर से रोना आने लगा और मेरी हिचकियाँ बन गई। इस उम्र में जो प्यार का एहसास मुझे मिला था, अब उसे भी अपने अतीत के कारण खो दूंगी। कोई इस तरह की औरत को क्यों अपनाएगा? बार बार मेरे मन में यही सवाल गूंज रहा था, पर मैं विकास से छुपाकर उसे धोखे में नहीं रखना चाहती थी। विकास के लिए मेरे मन में जो प्यार था वो बहुत अनछुआ और पवित्र था। अपना अतीत उसे बताए बिना मुझे चैन नहीं मिल रहा था। टू बी कंटिन्यूड।